Hello, welcome back with a few. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography, and we are studying chapter number 6, that is your geomorphic processes. Part of this chapter in last 2 years have already been completed. So if you are new to this channel or to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one. Today we would be starting with chapter we were starting with discussing the exogenic processes in specific. हमने अभी did a part of it in the last class जिसमें हमने gravitational forces की, gradients की, displacement, slippage, stress की, pushing की, pulling की, ये सारी कुछ चीज़ों की बातें करी थी. Today we would be talking about it in more detail. So all the exogenic geomorphic processes are covered under a general term denudation. तो जितने भी आपके एक्सोजेनिक, पहले तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक क्या है, एक्सोजेनिक एक्सटर्नल प्रोसेसेस, एंडोजेनिक इंटरनल प्रोसेसेस. तो जितने भी आपके एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन सब के लिए एक वाइडर टर्म, इन सब के लिए एक बड़ा टर्म यूज़ किया गया है, डेन्यूडेशन. क्या टर्म यूज़ किया गया है? डेन्यूडेशन. ये जो टर्म है, द वर्ड डेन्यूड, इसमें डेन्यूड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप ऑफ या फिर टू अनकवर. कोई भी चीज़ को हटा देना, उसको स्ट्रिप कर देना या उसका कवर हटा देना, उसको हम डेन्यूड बोलते हैं. वेदरिंग, मास वेस्टिंग, मूवमेंट्स, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेन्यूडेशन. और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें? वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया मटेरियल का, ये सारे आपके डेन्यूडेशन में आते हैं. तो एक इधर आपका ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो कि डेन्यूडेशन के प्रोसेसेस और उसकी रिस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस की बात कर रहा है. इसके बाद हमको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जो एनर्जी ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं. सो फोकस है प्रोसेसेस. वेदरिंग किससे होगी? वेदरिंग होने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होना ज़रूरी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस होना ज़रूरी है और केमिकल एक्शंस होना ज़रूरी है. मास मूवमेंट के लिए मेजरली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर जाता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एरोजन के लिए आपके काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन, तीनों चीज़ों की बात हमने कल कर ली थी. किस तरीके से ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, आपकी जो धरती ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो आपके चीज़ों की मूव होने में, इधर उधर आगे पीछे जाने में कंट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट आपकी मैकेनिकल स्ट्रेसेस यानी कि शक्ति, आपकी खुद की मैकेनिकल शक्ति, किस तरीके से जो कोई चीज़ हैवी हो गई है और हैवी चीज़ अपने आप ही गिर जाएगी. तो मैकेनिकल और केमिकल कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर यानी कि दो चीज़ें ऐसे बाइंडेड है, तो यहाँ के दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा और इसलिए ये चीज़ कहीं भी गिर सकती है. आपकी केमिकल एक्शंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वेदरिंग करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स पता है. काइनेटिक एनर्जी, तो किसी भी चीज़ में जो पेन है अभी इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. अभी जो गिर रहा है ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी हो गई. तो किसी भी चीज़ में जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है हिलने की, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और जब वो कैपेसिटी में वो एक्ट करने लग जाता है, यानी कि मूव करने लग जाती है बॉडी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. सो एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, हमारे जो वर्ल्ड है, अर्थ है, उस पर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं. थर्मल अलग थर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से. अब थर्मल ग्रेडियंट्स का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब एक जगह पे टेम्परेचर कुछ और है, दूसरी जगह पे टेम्परेचर कुछ और है, तीसरी जगह पे टेम्परेचर कुछ और है. तो थर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से लैटिट्यूड्स, सीजनल, लैंड एंड वाटर स्प्रेड, ये जो थर्मल ग्रेडियंट होता है ये क्यों होता है? टेम्परेचर का फ़र्क क्यों होता है कहीं पे? क्यों एक जगह ठंडी है, क्यों एक जगह गर्म है? इसके पीछे भी 4 मेजर रीजंस होते हैं. सबसे पहला आपका लैटिट्यूड्स यानी कि आप इक्वेटर के जितना पास होंगे उतनी आपकी जगह पे गर्मी होगी, हीट होगी, सन की डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं. जितना आप लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, उतने आपका टेम्परेचर कम होगा, सर्दी होगी, ठंडा टेम्परेचर होगा. फिर आपकी सीजनल्स होते हैं, अलग अलग सीजन्स होते हैं. सीजन्स में क्या चलती है? विंड्स चलती हैं. सीजन्स कैसे हैं? ऑटम, समर, विंड, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, ये आपके सीजन कैसे अलग होते हैं? अर्थ का जो टिल्ट है, अर्थ गोल तो है पर वो क्या है? वो ऐसा सीधा रोटेट नहीं करता है, वो ऐसा टिल्टेड और ऐसे रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमको सीजन्स मिलते हैं. और ये सीजन्स भी समर, आपको अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर मिलता है, अलग अलग थर्मल आपका ग्रेडियंट होता है. लैंड एंड वाटर स्प्रेड,
लैंड और वाटर स्प्रेड यानी कि आपकी कितनी जगह में दूर दूर तक, अब जैसे आपका जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो हमारे नीचे का इंडिया है, साउथ इंडिया जो है उसके आसपास सारा वाटर है, तो जनरली साउथ इंडिया का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और थर्मल ग्रेडियंट की वजह से, मतलब इस टेम्परेचर चेंज की वजह से, कहीं टेम्परेचर का ज़्यादा होना, कहीं टेम्परेचर का कम होना, इसकी वजह से जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं आपके, ये अलग अलग होते हैं। कहीं पे ज़्यादा होते हैं, जितनी गर्मी के हिसाब से अलग चीज़ें चलेंगी, सर्दी में अलग चीज़ें चलेंगी, अलग प्रोसेस होता है। तो थर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस अलग अलग हो जाते हैं। द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। डेंसिटी, तो पहले इन्होंने किसकी बात करी है? वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब हो गया आपके फॉरेस्ट हो गए, या आपने जो भी खेती वेती करी हुई है, सब कुछ आपका वेजिटेशन में आ जाएगा। तो डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि कितने मात्रा में, मतलब आपने इतने बड़े एरिया में 2 पेड़ लगा रखे हैं, या आपने इतने बड़े एरिया में 100 पेड़ लगा रखे हैं, 1000 पेड़ लगा रखे हैं, ये आपकी डेंसिटी हो जाती है। टाइप, टाइप भी बहुत मैटर करता है। आपने छोटे छोटे से श्रब्स लगा रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से पेड़ हैं, टॉल ट्रीज हैं जिनके ऊपर तो पत्तियां हैं पर नीचे नीचे खाली है सब, या बड़े बड़े जैसे बरगद के पेड़ होते हैं, आपकी नीम ट्रीज होते हैं। तो आपने किस तरीके की ट्रीज लगा रखे हैं, किस तरीके की ट्रीज हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जैसे कि कौन से एरिया में आपको ट्री मिल रहा है। जैसे अब आपको जो सल, टीक ट्री यूपी वगैरह में मिलते हैं, सब कोकोनट ट्री आपको साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की वेजिटेशन है, जो कि किस पे डिपेंड करती है? अभी वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है? प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे ना। फॉरेस्ट के लिए पेड़ पौधों को पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सन तो ऊपर से आ ही रहा है, बचा पानी कहाँ से आएगा? जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें आपकी मेजर इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो पहला हमने देखा थर्मल ग्रेडियंट, दूसरा हमने देखा वेजिटेशन का हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग वेजिटेशन की वजह से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। पहली चीज़ क्या थी? आपका थर्मल ग्रेडियंट्स, टेम्परेचर किन किन चीज़ों की वजह से था? लैटिट्यूड की वजह से, इक्वेटर के ऊपर पोल्स के पास, इन सीजन समर विंटर ऑटम स्प्रिंग। लैंड एंड वाटर, आप पानी से कितना दूर हो, पानी कितना पास हो। फिर हमने वेजिटेशन को देखा, वेजिटेशन डेंसिटी, बहुत सारे पेड़ हैं, थोड़े से पेड़ हैं, किस तरीके के पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन से रीजन में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? बारिश पे और टेम्परेचर पे। और आपका इनडायरेक्टली एक्सोजेनिक चीज़ों को भी इफेक्ट करता है। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स देयर मे बी लोकल वेरिएशंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स ड्यू टू एल्टीट्यूडनल डिफरेंस। अभी पहले इसको समझते हैं, पहली लाइन उन्होंने क्या बोली? अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स यानी कि अलग अलग जगह, जैसे कि आपके इंडिया का क्लाइमेट अलग है और रशिया का क्लाइमेट अलग है। रशिया ऊपर की तरफ है, पोल्स के पास है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, इंडिया में सर्दी कम। तो वो रीजन्स जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक जो रीजन्स होते हैं, लोकल वेरिएशंस, इनमें लोकल वेरिएशंस होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इनमें भी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। यानी कि पूरे रशिया में हर जगह पूरे टाइम सर्दी नहीं रहती है, उसी तरीके से पूरे इंडिया में हर जगह सेम टाइम पे बहुत गर्मी या बहुत सर्दी नहीं रहती। समर वेकेशन के लिए आप जम्मू कश्मीर जाते हो, हिमाचल जाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे समर नहीं है, वहाँ पे तो विंटर है। वैसे ही विंटर ब्रेक्स में आप गोवा जाते हो, केरला कर्नाटक घूमने जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ पे सर्दी नहीं है। सो इसीलिए एक जगह पे एक टाइम पे डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स पे सब कुछ सेम नहीं होता है। लोकल वेरिएशंस यानी कि लोकल कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे भी क्लाइमेट में उतार चढ़ाव आगे पीछे हो जाता है। तो सबसे पहला आपका एलिमेंट है एल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपकी हाइट। एक से दो विलेजेस का एग्जांपल लेते हैं, एक आपका नॉर्मल प्लेन एरिया में और एक है पहाड़ के ऊपर। वही है यूपी में ही, मान लो आप पहाड़, तो यूपी में जो गांव आपका पहाड़ के ऊपर है वो ठंडा होगा या जो गांव नीचे है वो ठंडा होगा? पहाड़ के ऊपर वाला गांव ठंडा होगा, ऑटोमेटिक सी बात है। तो एल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस यानी कि हाइट।
आप अब जितना जितना ज़्यादा ऊंचा जाते रहोगे, आप जितना ऊंचा पहाड़ पे चढ़ते रहोगे, उतने मौसम ठंडा होता जाएगा, जो एयर है वो कूल होती जाएगी। सो एल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस यानी कि हाइट के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एस्पेक्ट वेरिएशंस एंड द वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग स्लोप्स। ये क्या बोल रहे हैं? एस्पेक्ट वेरिएशंस, वही यानी कि कुछ चेंजेस, एस्पेक्ट्स के चेंजेस की बात हो रही है। और ये बोल रहे हैं इंसोलेशन, इंसोलेशन का मतलब जो सन से रेज आती है, जब आप खड़े हो और आप सन की एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। तो जो इंसुलेशन है आपका, जो कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग स्लोप्स, नॉर्थ और साउथ फेसिंग स्लोप्स यानी कि स्लोप्स क्या हो गया? अब मान लो यहाँ से सन, यहाँ पे सन है और ये ऐसे था, तो इस एरिया को तो सूरज मिल ही नहीं रहा, अब सन किसको मिलेगा? इस एरिया को मिलेगा। ठीक है, वहाँ ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ पे सन है, तो अब सन इधर नहीं मिलेगा, सन किधर मिलेगा? इधर, इस रीजन में मिलेगा आपको, डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे पड़ेगी। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे सन है, उसको यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। उल्टा करते हैं, आप ऐसे स्लोप होगा तो सनरेज सीधी यहाँ पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगा, यहाँ सर्दी हो जाती है, पीछे भी गर्मी, यहाँ पे गर्मी हो जाती है, पीछे भी यहाँ गर्मी होगी, पर उतनी गर्मी नहीं होगी जितनी यहाँ पे होगी। सो वही बोल रहे हैं कि वेरिएशंस इन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, यानी कि वेरिएशन होते हैं, उतार चढ़ाव होता है कि जो नॉर्थर्न और सर्दर्न स्लोप्स हैं, जो नॉर्थ में जो स्लोप्स हैं, ऐसे स्लोप मतलब होता है ऐसा टेढ़ा, ऐसे गिरा हुआ, ऐसे गिरा हुआ, ऐसे गिरा हुआ, ऐसे गिरा हुआ, किसी भी तरीके से स्लोप हो सकता है। तो आपके जो नॉर्थ और साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं, उनको जो इंसुलेशन मिलती है, मतलब उनको जो सन की लाइट, सन रेज मिलती है, वो कम मिलती है कंपेयर टू योर ईस्ट एंड वेस्ट। जाहिर सी बात है, आपका अर्थ ऐसे है, ठीक है, अर्थ ऐसे है, ये मान लो आप अर्थ है, ये मान लो आपका अर्थ है। अब ये अर्थ क्या कर रहा है? यहाँ पे सन है, अब ये जो सन है, अर्थ, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, तो सन कहाँ से निकलेगा? या ईस्ट से निकलेगा, वेस्ट में जाके ढल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जितनी हीट इस ईस्ट डायरेक्शन को और इस वेस्ट डायरेक्शन को मिलेगी, उतनी हीट इस नॉर्थ डायरेक्शन को और इस साउथ डायरेक्शन को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सन यहाँ पे, तो इसके बाद सीधा पहुँचना आसान है, ऐसे घूम के यहाँ जाना डिफिकल्ट है। तो जो आपके नॉर्दर्न स्लोप्स हैं और जो सर्दर्न स्लोप्स हैं, उनको सन की इंसोलेशन यानी कि सन से जो रेज आ रही है वो कम मिलती हैं कंपेयर टू योर ईस्टर्न स्लोप्स एंड योर वेस्टर्न स्लोप्स। फर्दर, ड्यू टू डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटीज एंड डायरेक्शन अमाउंट, एंड फिर फर्दर विंड वेलोसिटीज, डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की स्पीड, हवा कितनी ज़ोर से चल रही है, बड़ी धीरे धीरे चल रही है, विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। यानी कि अब एक पत्थर पड़ा है, ये यहाँ पे ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर में से कोई चीज़ टूट टूट के गिर रही, पर ये चीज़ मूव कहाँ करेगी? वो टूट टूट के गिर तो गई, हवा नहीं चलेगी तो वहीं पे नीचे गिर जाएगी। हवा इस डायरेक्शन की चलेगी तो वो पार्टिकल्स उठ के हवा के साथ इधर जाएंगे, हवा इस डायरेक्शन की चलेगी, उठ के इधर जाएंगे। हवा बहुत तेज़ चलेगी तो हो सकता है इस पत्थर को उठा के अपने साथ ले जाए, और हवा बहुत स्लो चलेगी तो हो सकता है बहुत धीरे 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 करके यहीं पे थोड़े थोड़े डिपॉजिट्स गिरा दें। तो हवा की वेलोसिटी, विंड की स्पीड और विंड का डायरेक्शन भी मैटर करता है आपके एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में। ये सारे जो आपको बताए जा रहे हैं, ये आपको एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के फैक्टर्स बताए जा रहे हैं कि जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। एल्टीट्यूड पे, इससे पहले हमने पढ़ा किस पे डिपेंडेंट होते हैं? थर्मल ग्रेडियंट, वेजिटेशन, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे, इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, विंड की वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, पानी किस तरीके से। फिर से ये वाला अपना पत्थर उठा लेते हैं, ये पत्थर के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ गिर, अब ये गिर मस्त पड़े हुए हैं, कोई इनको उठा के आने नहीं जा रहा। अब हुई बहुत ज़ोर की बारिश, अब जब बारिश हुई तो बारिश इसको अपने साथ बहा के लेके चली गई, पर बहुत धीरे से बारिश हुई तो कुछ नहीं हुआ, यहीं के यहीं पड़े। सो प्रेसिपिटेशन का अमाउंट और प्रेसिपिटेशन की काइंड, अमाउंट तो समझ में आया, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, बहुत थोड़ी सी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका क्या होता है? स्नोफॉल के रूप में गिर रही है, बारिश के रूप में गिर रही है, ओलों के रूप में गिर रही है, किस तरीके से, फॉर्म क्या है बारिश का, उस पर भी आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं। और तो और बारिश की इंटेंसिटी, बड़ी ज़ोर से गिरी, बहुत तेज़ आ रही है और बड़ी ज़ोर से आ रही है, इसमें फ़र्क होता है। सो इंटेंसिटी ये भी मैटर करती है। द रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन,
रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन, यानी कि ऐसा हो रहा है कि इवेपोरेट तो ढेर सारा हो रहा है पर गिर कम रहा है। ये कैसे हो सकता है मैम? ये ऐसे हो सकता है कि जो इवेपोरेट कहाँ से होगा? ओशंस में से, रिवर्स में से। अब क्या होता है, ओशंस में से वो इवेपोरेट तो करके ऊपर ले जाते हैं पर वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं करते हैं। बारिश क्या करते हैं, जैसे अगर लैंड ब्रीज चल रही है तो आपकी तरफ आ जाएंगे और वहाँ पे आके बारिश कर देंगे। हवा इस, जैसे यहाँ पे ओशन है और आपके यहाँ पे इसने सन ने इवेपोरेशन कर ली, सारा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ले लिया। अब क्या होगा, हवा चल रही थी इस डायरेक्शन की, तो वो जो बादल वाले पानी वाले क्लाउड्स थे वो यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ बारिश करी। अरे सामान तो आप यहाँ से लेके गए थे, बारिश यहाँ क्यों कर रहे हो? सो ये भी होता है आपका कि इवेपोरेशन, यानी कि जो जितना पानी ऊपर गया क्या उतना वापस से नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि पानी ऊपर जाएगा और वहीं अटक जाएगा, पानी नीचे तो आएगा ही आएगा, पर जहाँ से लिया गया था वहीं पे गिरे वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यूपी में, अब जैसे आप कल बारिश हुई, बहुत ह्यूमिडिटी हो गई, चिपचिप हो गई, हो सकता है जो बादल हों वो यहाँ से आपकी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करें और जाएँ आगे बिहार में जाके बारिश करें। अरे तुम लेके तो हमारे पास से गए थे इवेपोरेशन, तुमने वहाँ पे जाके प्रेसिपिटेशन क्यों कर दिया? सो ये होता है रेट, कि जितना इवेपोरेट जहाँ से हुआ है वहाँ पे बारिश उसने कितनी करी है। नेक्स्ट इज योर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि आप कभी डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट में क्या होता है ना, दिन में इतनी भयंकर गर्मी होगी जिसकी कोई हद नहीं, और रात में इतनी सर्दी होगी आपको कंबल लेना पड़ेगा। सो डेली टेम्परेचर, डेली एवरेज टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि दिन और रात में जो आपका टेम्परेचर है, यानी कि जो तापमान है, उसमें कितनी वेरिएशन है, ज़्यादा कम होना, इसको हम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला कि जो हमारा डेली रेंज है वो 10 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज है, इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम होना जाए तो 10% तक 10 डिग्री भी गिर जाता है कभी कभार, और बढ़ जाए तो कभी कभार 40 डिग्री हो जाता है। इसको आपकी रेंज बोलते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस पे उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीजिंग एंड थॉइंग फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी, फ्रीजिंग और आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह होता है उसकी बात करें। डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन क्या मतलब होता है, ये पत्थर है, यहाँ से इस पत्थर में छेद हो गया, मतलब एक क्रैक हो गया, टूट गया है। अब ये टूट गया है तो इसमें क्या होगा, जब बारिश होगी तो पानी इसके अंदर जाएगा। अगर जो क्रैक होगा, यानी कि जो इसमें गैप होगा, जो टूटा है पत्थर वो बहुत थोड़ा सा होगा तो पानी थोड़ा अंदर जाएगा। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा पानी अंदर जाएगा। जितना ज़्यादा पानी अंदर जाएगा उतनी ज़्यादा वो आपकी रॉक को तोड़ेगा। तो डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इसीलिए आपके अलग अलग क्लाइमेट में इस तरीके से वैरी करते हैं। ये बहुत सारे प्रोसेसेस थे, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हो, सुन सकते हो। आई डिड माई बेस्ट कि आपको ये सारे समझ में आए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। ओके, नेक्स्ट इज योर है कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। अब ये बोल रहे हैं कि ये तो थे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, आपकी एल्टीट्यूड, वेजिटेशन, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, रेन, ये आपके सब क्या थे, ये क्लाइमेटिक फीचर्स थे। क्लाइमेटिक फीचर्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। मान लिया हमने कि ये सब क्लाइमेटिक फीचर्स सब एक जैसे सही हैं, तो और क्या चीज़ मैटर करेगी, नेक्स्ट चीज़ मैटर करती है टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक का मतलब जो पत्थर है वो उसकी टाइप क्या है। अभी पत्थर इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक तो बहुत हार्ड होती है, उसको तोड़ना तो डिफिकल्ट है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उस पर जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होंगे, धीरे धीरे एक्ट करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक है, कमज़ोर होती है, वीक होती है, क्योंकि लेयर, बहुत सारी छोटे छोटे पत्थरों की लेयर मिलके बनी होती है। एक आपको बड़ा सा पत्थर तोड़ना है और एक आपको मिट्टी का ढेरा तोड़ना है, क्या आसानी से टूट जाएगा, मिट्टी का ढेरा टूट जाएगा। उसी तरीके से जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो वीक होती हैं, तो उन पे जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का एक्शन होता है वो फास्ट भी होता है और इफेक्टिव भी होता है। इस तरीके से आपकी टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक मैटर करता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक्स। अभी जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं रॉक के, कि जो रॉक है वो फोल्डेड होके बनी है, फॉल्ट होके बनी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, इंक्लिनेशन यानी कि ऐसे टेढ़ी है, ऐसे टेढ़ी है, इंक्लिनेशन कैसा है, उसमें किस तरीके के जॉइंट्स हैं, यानी कि कौन से दो तरीके के पदार्थ मिलके वो रॉक बनी है, बेडिंग प्लेन्स कैसे हैं, बेडिंग प्लेन्स यानी कि जो नीचे जो मेन रॉक क्या थी आपकी, जो उसके ऊपर पत्थर बनना शुरू है, हार्ड कितनी है, सॉफ्ट कितनी है, केमिकल्स कौन से हैं, मिनरल्स कौन से हैं, परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब आप अपनी स्किन पे क्रीम लगाओगे
मस्त क्रीम अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। अपने फ़ोन के स्क्रीन पे क्रीम लगाओगे तो क्रीम आप चाहे पूरे दिन रखे रहने दो, फ़ोन अपने आप को क्रीम नहीं लगा लेगा। क्यों? आपकी स्किन परमिएबल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी ऊपर कुछ भी रखोगे आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है। बट आपकी फ़ोन परमिएबल नहीं है। कुछ चीज़ें आपका प्लास्टिक फ़ोन में बॉटल के ऊपर यहाँ लोशन लगा दूंगी तो क्या बॉटल लोशन लगा लेगी अपने आप को? नहीं, वो इम्परमिएबल स्किन है जिनमें पोरस नहीं। ऐसे ही पत्थर भी होते हैं, पानी ऊपर ही रहेगा, नहीं जाएगा कुछ ही कर लो। कुछ पत्थर होते हैं जो पोरस होते हैं, जो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी, ये कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपकी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को इफेक्ट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विद डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर वैरिइंग रेजिस्टेंसेस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये बोल रहे हैं जो अलग अलग तरीके की रॉक होती है, जिनका अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग तरीके की रेजिस्टेंस, यानी कि मेरा ये पत्थर था इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। अब इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा तो बारिश होगी तो ये पत्थर टूटेगा ही नहीं टूटेगा ना, क्योंकि बारिश पानी नहीं जा रहा है अंदर। प्रेशर से टूट सकता है पर पानी से नहीं टूटेगा। मान लो थोड़ी बहुत बारिश हुई तो पानी अंदर नहीं जाएगा तो पानी से नहीं टूटेगा। बहुत तेज बारिश हुई तो हो सकता है कि ये टूट के गिर जाए। सो अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर अलग अलग रेजिस्टेंस करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? सबसे पहले तो आप मुझे बताओ। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। मैंने आपको बोला करेला खा लो, नहीं करेला गंदा लगा, रेजिस्ट कर रहे हो आप करेला खाने से। रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। मैंने आपकी बॉटल यहाँ से खींच रहे हो, मैं ये बॉटल यहाँ से खींच रही हूँ, जो मैं खींच रही हूँ क्या हो गया? रेजिस्टेंस की नहीं जानी। तो रेजिस्टेंस इज समथिंग जो कि आपके काम को होने से रोक देती है, वो आपकी रेजिस्टेंस होती है। सो अ पर्टिकुलर रॉक में बी रेजिस्टेंस टू वन प्रोसेस एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अनदर। एक पत्थर, जैसे मैंने आपको बोला एक छोटा सा पत्थर है, वो पोरस नहीं है, मतलब उसमें पानी नहीं घुस सकता। पानी नहीं घुस सकता मतलब पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी अंदर नहीं जाएगा तो वो टूट नहीं पड़ती। पर छोटा सा पत्थर है, ये तो हो सकता है ना कि हवा के साथ बह के चला जाए, उड़ के चला जाए। सो एक तरीके की रॉक हो सकता है वो किसी एक प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले और दूसरे प्रोसेस को एक्सेप्ट ना करे। तो एक तरीके की रॉक रेजिस्टेंट हो सकती है एक प्रोसेस से, उसी की तरफ नॉन रेजिस्टेंस हो सकती है दूसरे प्रोडक्ट से। अंडर वेरिइंग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पर्टिकुलर रॉक्स की सबकी अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग रेजिस्टेंट करने की क्षमता होती है, और हेंस उनका जो डेन्यूड होने का, टूटने फूटने का जो रेट होता है, जो डिग्री होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। और इसीलिए आपका टॉपोग्राफी होती है। टॉपोग्राफी यानी कि मान लो जितने भी पत्थर है दुनिया में वो सब बारिश से टूट सकते हैं। बड़ा आसान हो जाएगा, फिर तो बारिश होगी सारे पत्थर तोड़ देगी, ज़मीन फ्लैट। बट ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं कहीं माउंटेन्स मिल रहे हैं, कहीं कहीं प्लेट्यूज मिल रहे हैं। अगर ये सारे बारिश से या हवा से टूट रहे होते तो सब एकदम फ्लैट हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी क्यों है? क्योंकि ये जो डेन्यूडेशन प्रोसेस है ये हर जगह पे सेम नहीं होते हैं। कुछ पत्थर, कुछ रॉक, कुछ सिस्टम्स रेजिस्टेंट होते हैं, वो एक प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। द इफेक्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर स्मॉल एंड स्लो। ये प्रोसेसेस बहुत धीरे धीरे और बहुत ही छोटे स्मॉल तरीके से, स्लो तरीके से काम करते हैं, एंड मे बी इनपरसेप्टेबल इन द शॉर्ट टाइम। और छोटे टाइम से, मैं आप बोलो कि अब मैं 5 घंटे तक इस पहाड़ को देखती रहूँगी और देखूँगी कितना बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 5000 साल तक बैठोगे तो शायद उसकी आपको हाइट बढ़ती हुई नज़र आ जाए, पर 5 घंटे में तो नहीं नज़र आ सकती। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होता है या चेंज होता है। बट विल इन दी लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन में आपको इफेक्ट करता है रॉक को, रॉक के सिस्टम को, उसको कमज़ोर बनाने की क्षमता रखते हैं। Finally, it boils down to one fact that the differences on the surface of Earth, though originally related to crustal evolution, continue to exist in some form or the other due to the differences in the type and the structure of material, differences in geomorphic processes. ये बोल रहे हैं कि फाइनली जो हमको कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का जहाँ पे आप खड़े हो, आपके घर पर बनाए, ये जो सरफेस है ये ओरिजिनली क्रस्टल एवोल्यूशन से रिलेटेड है। यानी कि जब क्रस्ट बना तो आपका ये सरफेस भी बन गया था, बट इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मटेरियल है, जो सामान है, वो सारा अलग अलग है, प्रोसेसेस अलग अलग हैं,
रेट अलग अलग है। यानी कि मान लो मैंने आपके ऑपरेशन कर, मैंने आपके आँख के ऑपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेज़र सर्जरी करा सकते हो, आँख निकाल के बाहर फेंक सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेस, सबकी अलग अलग आई। अब किसी की आईज का जो नंबर है वो सिर्फ 0.25 है, तो मैं आपको बोलूँगी आँखों के अंदर एक्सरसाइज कर लो, सही हो जाएगा। किसी का 3.5 है तो वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक होता है जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटा दिया जाता है तो भी आपकी आँखों थोड़ी सी ठीक हो जाती हैं। एक होता है लेज़र सर्जरी से आपकी जो रेटिना, जो रेज होती है उनको रेटिना तक पहुँचा, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जो रेट है इनका सबका अलग अलग है। रेट यानी कि पैसा वाला रेट नहीं बोल रही हूँ, रेट यानी कि कौन सा कितना इफेक्टिव होगा। यानी कि ये पत्थर है, अगर तो इस पर बारिश पड़ रही है तो ये टूट नहीं रहा है, पर हवा के साथ ये बह के आगे जा रहा है, तो इसका रेट क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो हम कल से हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जैसे कि वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, लैंडस्लाइड्स, और ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आगे आने वाली चीज़ें, मुझे होपफुली आपको ये भी अच्छा लग रहा हो। एंड that's it for today. Please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. थोड़ा सा complicated था ये portion. I would recommend you, suggest you कि आप ये वीडियो एक बार थोड़ा सा स्पीड भले ही तेज़ करके बट दोबारा से सुन लें ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।